नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक जर्मन माइथोलॉजी की एक जर्मन कहानी सुनाता हूं। एक लड़की रहती है जिसका नाम है टेथिस। टेथिस भगवानों की दुनिया की एक लड़की रहती है जिसका नाम है टेथिस। इससे दो लोग प्यार करते हैं। कौन कौन? किंग ऑफ गॉड यानी भगवानों के राजा जो हैं, किंग ऑफ गॉड एंड किंग ऑफ सी। और जब ये दोनों लोग एक ही लड़की से प्यार करने लगते हैं तो इन दोनों के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। आपस में दोनों लोग लड़ने लगते हैं। यहां ये कहानी चल रही थी कि इधर एक प्रोफेसी बताई जाती है। प्रोफेसी क्या होता है कि किसी के बारे में प्रिडिक्ट कर देना, किसी के बारे में अनुमान लगा लेना, या किसी के बारे में जैसे ज्योतिष जिसको कहते हैं ना, तो ज्योतिष आचार्य जो वो लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोफेसी। तो इसके बारे में प्रोफेसी क्या लगाई गई कि इसका जो बेटा होगा, टेथिस का जो बेटा होगा, वो अपने पिता से बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। तो ही विल बी son will be more powerful than his father। इसके बारे में ये अनुमान लगाया गया, ये घोषणा की गई, ये ज्योतिष शास्त्र ने ये घोषणा की कि इसका जो बेटा होगा वो अपने पिता से बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। ये बात सुनकर भगवानों की दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल मच गई कि अगर कहीं ऐसा लड़का पैदा हो गया जो हमसे भी ज्यादा पावरफुल है तो क्या होगा? हमारा साम्राज्य तो छिन जाएगा, हमारा जो पावर है वो तो खत्म हो जाएगी, वो तो छिन जाएगी हमसे। तो इन्होंने डिसीजन लिया कि इसकी शादी एक ऐसे मॉर्टल मैन से करा देते हैं कि जिसका जो लड़का ही कमजोर हो, खुद का है ना, लड़का ही कमजोर। जैसे मान लीजिए मॉर्टल क्या होता है? मॉडल का मतलब होता है जिसको मारा जा सके, या जो मर सके, उसको हम लोग कहते हैं मॉर्टल। इसी का अपोजिट होता है इमॉर्टल, कि जो अमर हो, जो मारा ना जा सके, अमर हो। ठीक है, तो भगवानों ने ये चाल चली या ये डिसीजन लिया कि इसकी शादी जो है, टेथिस की जो शादी है, वो एक ऐसे मॉर्टल मैन से करा दी जाए, जो क्या हो, जिससे कि इसका जो बेटा हो वो भी मॉर्टल ही पैदा हो और वो भगवानों से ज्यादा ताकतवर ना हो पाए। तो इसकी शादी हो जाती है पीलस से। अब इन दोनों का एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रहता है एचिल्स, जिसका नाम पड़ता है एचिल्स। अब जब ये लड़का पैदा होता है तो ये मॉर्टल पैदा होता है, यानी कि जिसको मारा जा सके। ये लड़का जो पैदा होता है, ये सन जो होता है, वो मॉर्टल पैदा होता है, यानी कि जिसको मारा जा सके, जो मर सके। जबकि भगवानों की दुनिया में लोग अक्सर करके मरते नहीं हैं, भगवान मरते नहीं हैं। तो इसको ये लड़का पैदा हुआ जिसको मारा जा सकता है, जिसका नाम था एचिल्स। अब इसकी मां को चिंता होने लगी, यानी कि टेथिस को चिंता होने लगी कि एचिल्स का क्या होगा, वो मर जाएगा या ऐसी कुछ चिंताएं होने लगी माओं को। ठीक है, मां को चिंता होने लगी। ठीक है, टेथिस को, जो टेथिस की मां थी, उसको चिंता होने लगी। अब इसने क्या किया, एक उपाय निकाला। एक माइथोलॉजी में एक सी है जिसको हम लोग कहते हैं सैक्रेड सी, पवित्र नदी, पवित्र समुद्र, जिसको हम लोग कहते हैं पवित्र समुद्र, सैक्रेड सी। जर्मन माइथोलॉजी में एक सी है। उसमें क्या होता है, किसी को अगर उसका वाटर टच हो जाए, उसका वाटर में डुबा दिया जाए, तो उसकी शरीर जो होती है वो इमॉर्टल हो जाती है, उसकी शरीर जो होती है वो अमर हो जाती है। तो इसकी मां ने भी यही उपाय लगाया, टेथिस ने भी यही उपाय लगाया कि एचिल्स को अगर मैं इस पानी में डुबा दूंगी तो ये इमॉर्टल हो जाएगा, यानी कि अमर हो जाएगा। तो वो क्या करती हैं, टेथिस का पांव पकड़ के, टेथिस का जो पांव का एड़ी वाला पार्ट होता है, एड़ी पकड़ के इस पानी में डुबा देती हैं। टेथिस का उसका एचिल्स का एड़ी पकड़ के इस पानी में डुबा देती हैं। तो जितने पार्ट पे, उसकी बॉडी के जितने पार्ट पे पानी लगता है, पानी टच होता है, वो
इमॉर्टल हो जाता है। लेकिन जो वो एड़ी पकड़ के डुबाई रहती हैं, तो वो जो एड़ी जो जो जिस पार्ट को वो पकड़ी रहती हैं वो इमॉर्टल नहीं हो पाता है, वो मॉर्टल ही रह जाता है। यानी कि जो इसका हील होता है ना, एचेल्स का जो हील होता है वो इसका कमजोरी रह जाती है। एचेल्स की जो हील रहती है वो इसकी कमजोरी रह जाती है। ठीक है, यानी कि एचेल्स का जो पूरा पार्ट तो इमॉर्टल हो गया, जबकि जो एडी वाला पार्ट है वो मॉर्टल ही रह गया। तो ये इसकी कमजोरी बन गई। अब इसी सेंटेंस को, एचेल्स के हील को मिला के इंग्लिश ने उसको एक इडियम बना दिया, एक मुहावरा बना दिया, जिसको हम लोग कहते हैं एचेल्स हील। क्या कहते हैं? एचेल्स हील। ये एक मुहावरा है। एचेल्स हील एक मुहावरा है। तो स्वागत है दोस्तों आपका गुरु मंत्रा एकेडमी पर। आज से जिस सीरीज की हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो है हमारा इंग्लिश का सीरीज। इंग्लिश की सीरीज में जो हम लोगों ने पहले टॉपिक उठाया है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी मुहावरों को हम डिस्कस करेंगे कहानियों के साथ, और कहानियों के साथ इसको समझते चलेंगे और कि इसका मतलब क्या होता है कि और ये कहां से बना है। ठीक है, तो इन सारे पक्षों को डिस्कस करते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही जुनून के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम इन सारे मुहावरों को पढ़ेंगे, बहुत सारे इडियम्स को पढ़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक एक क्लास में मैं 5-5 इडियम्स लेके आऊंगा और 5-5 इडियम्स की बहुत सारी कहानियां लेकर के आऊंगा, बहुत सारे उसके से जुड़े तथ्य लेकर के आऊंगा कि जिससे ये हमें याद करने की जरूरत ना पड़े, हमारे ये दिमाग में बैठ जाए कि क्यों इसको ये कहा गया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एचेल्स हील। एचेल्स हील एक मुहावरा है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका अर्थ हिंदी में होता है कमजोर पक्ष। कमजोर पक्ष। मान लीजिए मुझे कोई बात किसी को कहनी है कि ये उसकी कमजोरी है। जैसे मान लीजिए मैं किसी को कहूं कि इंग्लिश उसकी कमजोरी है, अंग्रेजी उसकी कमजोरी है, अंग्रेजी उसको नहीं आती है। ठीक है, तो मैं उसको सेंटेंस में लिखूंगा कि इंग्लिश इज हिज एचेल्स हील, यानी कि इंग्लिश इसका कमजोर पक्ष है। इंग्लिश इज हिज एचेल्स हील, अंग्रेजी इसका कमजोर पक्ष है। तो ऐसे ही मुहावरे हैं। तो ये मुहावरा समझ में आ गया कि एचेल्स हील हम लोग कब यूज करेंगे? जब कमजोर पक्ष की बात हो तो हम लोग एचेल्स हील का यूज करेंगे। तो एचेल्स हील का मतलब होता है कमजोर पक्ष। आइए कुछ और मुहावरे देखते हैं। दूसरा मुहावरा है हमारा एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर यानी कि आग भड़का देना या किसी को भड़का देना, यानी कि आग में घी डालना। या किसी को भड़का देना। किसी को भड़का देना। एड फ्यूल टू फायर। फ्यूल का मतलब ईंधन होता है, फायर का मतलब आग होती है। आग जो जलती है वो ईंधन से जलती है। जैसे मान लीजिए लकड़ी है या कोई और ईंधन है, वो आग तो उससे जलती है। तो अगर किसी आग में हम लोग और ईंधन डालते जाएंगे और ईंधन डालते जाएंगे तो आग क्या हो जाएगी? भड़कती रहेगी, आग और तेज होती रहेगी और तेज होती रहेगी। तो इसी को कहते हैं एड फ्यूल टू द फायर, यानी आग में घी डालना या किसी को भड़का देना या किसी भी परिस्थिति को और ज्यादा अव्यवस्थित कर देना या और ज्यादा खराब कर देना। तो एड फ्यूल टू फायर। जैसे मान लीजिए दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है और कोई तीसरा आता है, उसमें और घी डालता है और लड़ाई को और भड़का देता है। तो ऐसे जब सिचुएशन होगी तो हम लोग उसके लिए यूज करेंगे एड फ्यूल टू फायर। क्या यूज करेंगे? एड फ्यूल टू फायर। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोलूं
कि राम और श्याम लड़ाई कर रहे थे, तब तक वहां पे राधा आती है और वो आग में घी डाल देती है, यानी कि और वो उस लड़ाई को और भड़का देती है। ऐसे सेंटेंसेस में जब हम इसका यूज करेंगे तो एड फ्यूल टू फायर यूज करेंगे। ठीक, जैसे मैं लिखूं राम एंड श्याम वेयर fighting soon Radha came and added, चलिए मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूं, added फ्यूल टू द फायर, यानी कि राम और श्याम लड़ाई कर रहे होते हैं, बीच में राधा आती है और वो उस लड़ाई को और भड़का देती है। तो ऐसा कभी सिचुएशन होगा तो हम अपना दूसरा वाला मुहावरा यूज करेंगे, एड फ्यूल टू द फायर। तीसरा मुहावरा है एट ईज। एट ईज यानी कि जो ये ईज शब्द लिया गया है ना, ये इजी से लिया गया है, या इजी से लिया जा सकता है। ईज का मतलब होता है आराम से रहना, कोई चिंता फिक्र ना होना, है ना, इसको कहते हैं ईज। तो ऐसा जब ईज लिया गया है, एट ईज का मतलब आराम से रहना। इसका जो ये मुहावरा है, इसका जो फ्रेज है, इसका जो मतलब है उसको कहते हैं चिंता रहित। जैसे मान लीजिए किसी का एग्जाम है और एग्जाम पास आने के बावजूद भी वो चिंता रहित है, तो वो एट ईज है। इस सेंटेंस को मैं बदलूं कि ऑल दो। ऑल दो का मतलब होता है, जब भी ये ऐसा वर्ड यूज होगा ना, ऑल दो, TOUGH, ऑल दो हिज एग्जाम्स। ऑल दो का मतलब जबकि, जबकि जबकि उसका एग्जाम नियर है, ऑल दो हिज एग्जाम्स are near, he is at ease, he is at ease। तो क्या हुआ, उसका एग्जाम, जबकि उसका एग्जाम नियर है, कि उसका एग्जाम नियर होने के बावजूद, ऑल दो का मतलब होता है बावजूद, बावजूद कि उसका एग्जाम नियर है, उसका एग्जाम पास है, वो बहुत ही चिंता रहित है, वो बहुत ही आराम से है। तो ये कब होता है, जब या तो हम बहुत अच्छे से पढ़े हों या तो बिल्कुल ना पढ़े हों। तो एट ईज का ये मतलब होता है कि चिंता रहित। अगला हमारा जो मुहावरा है चौथा, वो है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम, एक पुरानी रोशनी या पुरानी लौ, जिसको कहते हैं फ्लेम का मतलब होता है लौ, ओल्ड का मतलब होता है पुराना। तो एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुरानी, पुरानी लौ। तो ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन इसका जो मुहावरा वाला अर्थ होता है उसको कहते हैं पुरानी दोस्ती, या पुरानी दोस्ती की जगह हम लोग कह सकते हैं पुराना प्यार, या हम लोग कह सकते हैं पुराना रिश्ता। तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग एन ओल्ड फ्लेम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि द बॉन्ड बिटवीन राम एंड श्याम इज एन ओल्ड फ्लेम, कि जो राम और श्याम के बीच में जो बॉन्ड है वो पुरानी दोस्ती का है, वो पुराने प्यार का है, वो पुराने रिश्ते का है। तो जब भी हमें कभी ऐसा वर्ड यूज करना हो, ऐसे सेंटेंस, ऐसा सिचुएशन में यूज करना हो, तो वो उसको हम लोग कहेंगे एन ओल्ड फ्लेम। अगला जो वर्ड है हमारा, अगला जो मुहावरा है हमारा, मान लीजिए मैं इसको चेंज करना, इसको सेंटेंस में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, सॉरी, द बॉन्ड, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, बिटवीन
द बॉन्ड बिटवीन राम एंड श्याम इज एन ओल्ड फ्लेम, यानी कि राम और श्याम के बीच में जो बॉन्ड है वो एक पुरानी दोस्ती का है, पुराने प्यार का है। ठीक है, तो इज एन ओल्ड फ्लेम, तो मुहावरे को हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं या फ्रेज को हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। अगला अगर मुहावरा हम लोग देखें, एन आयरन विल, तो इसको याद करने की बेसिकली जरूरत नहीं है, हम लोग मुहावरे से ही समझते हैं, शब्दों से ही समझते हैं कि क्या होता है। तो आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। विल का मतलब होता है इच्छा, है ना। तो आयरन विल, आयरन लोहा इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन इसका जो भावात्मक अर्थ है मुहावरे में, जो इसका अर्थ है वो मजबूत से निकलता है। ठीक है, तो आयरन का मतलब होता है मजबूत। ठीक है, मजबूत। ठीक, तो आयरन से इसका अर्थ निकलता है मजबूत, तो इसका हो जाएगा दृढ़ इच्छा, दृढ़ इच्छा या मजबूत इच्छा। दृढ़ इच्छा या मजबूत इच्छा, इसको हम लोग कहते हैं एन आयरन विल। इसका मैं सेंटेंस बनाऊं तो हिज विल टू वॉच मूवी इज एन आयरन विल, यानी कि उसकी जो इच्छा है मूवी देखने की, फिल्म देखने की, उसकी जो इच्छा है वो एक दृढ़ इच्छा है, वो एक दृढ़ इच्छा है। तो ऐसे और सारे सेंटेंसेस इसके बन सकते हैं। तो आज हम लोगों ने 5 मुहावरे पढ़े, 5 इडियम्स पढ़े और एक कहानी को भी देखा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद जब भी एक मुहावरा हम लोग पढ़ ले रहे हैं तो वीडियो को पॉज करिए, मैंने एक सेंटेंस बनाया है, उसी क्रम में आप भी एक सेंटेंस बनाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और जब प्रैक्टिस होती रहेगी तो आप अंग्रेजी में बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि किसी भाषा को सीखने का पहला स्टेप यही है कि हम उस भाषा के साथ प्रैक्टिस करें, उस भाषा को यूज करें अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में। तो ऐसे ही और इडियम्स और ऐसे ही और सीरीज के लिए हमसे जुड़े रहिए, गुरु मंत्रा एकेडमी से जुड़े रहिए। हम लोग इंग्लिश की सीरीज ये रेगुलर लेके आएंगे, इडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, कभी कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे इंग्लिश में। तो ये इंग्लिश की सीरीज जो है वो लगातार चलती रहेगी, और हमारी मैथ वाली सीरीज तो चल ही रही है। तो अपना प्यार बनाए रखें हमारे ऊपर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इंग्लिश सीखना और भी आसान हो जाए हमारे साथ, गुरु मंत्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।